हेलो बच्चों। आज आज हम लोग पर्यावरण और हम विषय का क्लास 5 का अध्याय 18 आवास पढ़ेंगे। आवास का मतलब घर होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, निवास स्थान होता है, उसे हम आवास कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दो बड़े व्यक्ति खड़े हैं और दो बच्चे खड़े हैं। वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन खड़े हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हैं इकबाल काका और ये हैं सुखदा के दादाजी, ये हैं सुखदा और ये हैं संजय। तो ये सभी आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो अब हम लोग पाठ को पढ़ते भी हैं और देखते हैं कि वे लोग क्या बात और किस विषय में बात कर रहे हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं पाठ को। सुखदा का गांव शहर के नज़दीक है। गांव से सैकड़ों लोग कामकाज के लिए शहर जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। तो ये जो सुखदा है, उसका घर कहाँ पे है? शहर के नज़दीक है। और वहाँ उसके गांव से सैकड़ों लोग सुबह में कामकाज करने के लिए शहर जाते हैं और शाम को वापस घर आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि वो लोग कौन सा काम करने जाते होंगे। तो मेरे समझ से वे लोग नौकरी करने, पढ़ने, मज़दूरी करने, और अगर कोई महिलाएं जाती होंगी तो शहर के जो घर होते हैं वहाँ पे वो घरेलू काम करने के लिए वहाँ जाती होंगी। और कोई किसी का अगर दुकान होगा तो दुकान में कुछ सामान बेचने के लिए जाते होंगे, या फिर शहर से भी कुछ सब्जी वगैरह लेकर के, दूध लेकर के शहर के लिए वे लोग गांव से जाते होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि शहर से लौटकर इकबाल काका ने सुखदा के दादाजी को बताया कि गांव के पूरब की तरफ की ज़मीनों पर कॉलोनियाँ बनने वाली हैं। तो क्या बनने वाली है? कॉलोनी बनने वाली है। ये कौन बताते हैं? इकबाल काका। ये इकबाल काका हैं, ये सुखदा के दादा को बताते हैं, दादाजी को बताते हैं कि गांव जो वहाँ पे जो लोग ये लोग जो जिस गांव में रहते हैं, वहाँ की जो पूरब दिशा में जो ज़मीन है वहाँ पे कॉलोनी बनने वाली है। बहुत से घर बनाए जाएंगे। कुछ इमारतें एक मंजिला होंगी, कुछ बहुमंजिला। वहाँ बाजार, बच्चों के लिए पार्क आदि की सुविधाएं होंगी। इनके अलावा कॉलोनियों के लिए सड़कों के साथ बिजली पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। सुखदा और संजय भी इकबाल काका और दादाजी की बातें सुन उनके पास आए। तो ये सब बातचीत कर रहे थे इकबाल काका और दादाजी, लेकिन वहाँ पे सुखदा और संजय इन लोगों की बात सब सुन रहे थे। तो ये लोग भी उनके पास नज़दीक पहुँच जाते हैं और उनसे क्या पूछते हैं? संजय पूछता है, दादाजी आखिर हम घर क्यों बनाते हैं? तो ये तो संजय के दिमाग में ये बात आती है कि घर क्यों बनाते हैं, लेकिन इसके पहले इकबाल काका क्या बताते हैं? कॉलोनी बनने की बात बताते हैं। और उस कॉलोनी में क्या होगा? कुछ इमारतें एक मंजिला होंगी और कुछ बहुमंजिला होंगी। और वहाँ पे जो कॉलोनी बसेगा वहाँ पे बाज़ार होंगी और बच्चों के लिए पार्क वगैरह का व्यवस्था किया जाएगा। और इस कॉलोनी में सड़कों के साथ बिजली पानी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉलोनी आखिर कैसा रहता है। तो इस पाठ के अंत में इसका एक तस्वीर बनाया हुआ है। पहले हम उस तस्वीर को देखकर समझेंगे कि कॉलोनी कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये है बहुमंजिला इमारत। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये क्या बना हुआ है? मकान बना हुआ है। तो ये बहुमंजिला इमारत हो गया। और यहाँ पे इधर देखिए, ये है एक मंजिला। ये सब एक मंजिला है, मतलब कि यहाँ पे एक ही मकान बना हुआ है, उसके छत खुला है, छत के ऊपर और कोई दूसरा मकान नहीं ऊपर बना हुआ है। और इसी तरह देखिए यहाँ पे पेड़ भी है लगा हुआ, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देखिए, बीच में कॉलोनी जो क्वार्टर है वहाँ पे बीचों बीच में क्या बना हुआ है? अच्छा रोड बना हुआ है, चौड़ा चौड़ा रोड बना हुआ है, जिससे कि लोग को गाड़ी वगैरह से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ये एक पार्क भी बना हुआ है। और यहाँ पे एक झूला लगा हुआ है। यहाँ देखिए, ये झूला है, ये गेट है अंदर घुसने के लिए।
यहाँ पे आप बेंच है, 2-3 बेंच भी बना हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है जिससे कि अगर धूप वगैरह तेज़ हो तो यहाँ पे बच्चे बैठ सके, बड़े बुजुर्ग भी बैठ सके, क्योंकि बच्चों के साथ उनके साथ कोई ना कोई बड़े लोग भी आएंगे, तो उनको बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है बेंच दे करके। और ये जो बीच का जो जगह है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बीच की जगह है ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं ये खेलेंगे, दौड़ेंगे, कुछ छोटा मोटा जैसे क्रिकेट हो गया या कोई फुटबॉल हो गया या पकड़ा पकड़ी हो गया, ये कुछ भी यहाँ पे खेल सकते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था, क्योंकि घर देख रहे हैं कि घर में खेलने का जगह नहीं है, तो इन लोगों के लिए जो आसपास के जितना भी क्वार्टर है उन सभी में जो बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए एक पार्क की व्यवस्था की गई है जहाँ कि बच्चे शाम में जाके खेल सकें। और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, सभी एक तरह का डिज़ाइन लग रहा है। अगर ये एक मंजिला है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक मंजिला है, तो सभी के डिज़ाइन एक ही जैसे हैं। और कलर भी किया हुआ है, पीला रंग से अगर कलर किया हुआ है तो पूरा जितना भी बिल्डिंग है यहाँ सभी का कलर पीला ही है। तो इस तरह से ये देखने में एक समान जैसा लगता है। और ऐसे जगह को इस तरह से जो व्यवस्थित ढंग से बसाया जाता है उसे हम कॉलोनी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, फिर वापस चलते हैं अपने पाठ के ऊपर। तो संजय ने पूछा, दादाजी आखिर हम घर क्यों बनाते हैं? तो जब इन लोगों की बातें जब बच्चे सुन रहे थे तो संजय को एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर हम लोग घर क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए भी एक सवाल दिया गया है कि आप भी सोचकर बताइए कि घर क्यों बनाए जाते हैं। तो आप भी ऐसा सोचिए कि घर क्यों बनाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जवाब भी लिखा हुआ है। अगर आपको सोचने में कठिनाई हो तो इस जवाब को आप लिख सकते हैं। सुखदा ने बताया कि घर हमें तेज़ धूप, बरसात और ठंड से बचाते हैं। जंगली जानवर, चोर, बदमाश से भी हम सुरक्षित रहते हैं। आवास में हमें निजता का अनुभव होता है और हम पढ़ना, लिखना, खाना, सोना आदि कार्य आराम से कर पाते हैं। तो इसे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट कर करके इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम घर हमें तेज़ धूप, बरसात और ठंड से बचाते हैं। जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप पॉइंट वाइज यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और शब्द है, निजता का अनुभव। तो निजता का अनुभव मतलब क्या होता है? निजता का अनुभव मतलब कि अपनापन महसूस होना। और निजता माने निज मतलब कि बिल्कुल अपना, प्राइवेट, इस पे किसी और का अधिकार नहीं होता है। तो घर अगर किसी का भी घर होता है तो उसमें सिर्फ वही व्यक्ति का घर होता है जो उसमें लोग रहते हैं। वो सार्वजनिक नहीं होता है कि किसी को भी जाकर वहाँ पे रहने का मन हो तो रह जाए। वो घर जिनका घर होता है वही लोग अपने किसी भी तरह से वहाँ रह सकते हैं, जैसे मनमर्जी हो वैसे वो वहाँ रह सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इकबाल काका बोले, बिल्कुल ठीक बताया। जो सुखदा अभी बताई ना वो बिल्कुल ठीक बताई कि इकबाल काका बोलते हैं, लेकिन और भी कुछ उसमें वो बता रहे हैं क्या कि पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए हम घर बनाते हैं। अब पर्यावरण की अलग अलग परिस्थिति क्या हुई, जैसे कि काफ़ी तेज़ धूप हो, अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो, बारिश हो, तो ये अलग अलग पर्यावरण की परिस्थिति हो गई। और उनसे अगर हमें तेज़ धूप होती है तो हमें छाया की ज़रूरत होती है, ठंड अगर अधिक है तो हमें बंद कमरे की ज़रूरत होती है, अगर बारिश हो रही है तो उससे बचने के लिए भी हमें घर चाहिए। तो इस तरह से हम पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों से बचने के लिए भी घर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग और आगे पढ़ते हैं। बच्चों तुम्हें पता है कि पहले तो 4-5 परिवार के लोग अपने खेतों के आसपास घर बना लेते थे और धीरे धीरे वहाँ गांव बस जाता था। तो अब हम लोग देखेंगे कि गांव आखिर पहले कैसे बसता था। शुरुआत में लोगों का एक व्यवसाय सिर्फ खेती ही होती थी और खेती करने के लिए ही लोग क्या करते थे कि सब इकट्ठा होते थे। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे एक खेत समझ लीजिए, यहाँ पे भी एक खेत है और यहाँ पे भी खेत है।
तो लोग क्या करते थे कि दूर से आने जाने में उन लोगों को असुविधा होती थी, और अगर फसल खेत में रहता था तो उसे चोर बदमाश काट लेते थे या नुकसान पहुंचा देते थे, या फिर जंगली जानवर जो आकर के उनके फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तो उनकी सुरक्षा के लिए वे लोग वहीं पे एक झोपड़ी बना के रहने लगे अपने खेत के पास। इसी तरह से एक बनाए, दूसरे बनाए, तीसरे बनाए। इसी तरह एक और खेत है तो यहाँ पर भी उस जगह के जो इस खेत के जो मालिक होते थे, यहीं पे वो अपना घर झोपड़ी जैसा बना लेते थे। इसी तरह से ऐसे ऐसे बनते चला गया। इसी तरह से चारों तरफ वे लोग अपने खेत की सुरक्षा के लिए वहीं पे घर बना के रहने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एक गांव बस गया। खेत के चारों तरफ गांव बस गया, या खेत के किनारे में लोग एक जगह इकट्ठा होकर के रहने लगे। तो इस तरह से गांव बस जाता था। लेकिन आजकल तो जहाँ कल कारखाने, बड़े बड़े व्यवसाय, कॉलेज खुलते हैं, लोग उसी के आसपास ज़मीन खरीदकर घर बना लेते हैं। कभी कभी सरकार भी इन क्षेत्रों में घर बनाकर लोगों को देती है, क्योंकि अब देखते हैं कि अब परिस्थिति बदल गई है। अब सिर्फ खेती से ही काम नहीं चलता है। लोग बहुत सारा यहाँ पे अब कल कारखाने, फैक्ट्री बन गए हैं, बड़े बड़े व्यवसाय खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए, विद्यालय खुल गए, स्कूल खुल गए हैं, और बहुत सारा हॉस्पिटल खुल गया है। तो इन सभी जगह पे लोग अब क्या करने लगे हैं कि कॉलेज खुलते हैं तो लोग उसी के आसपास में ज़मीन खरीदकर घर बना लेते हैं, और कभी कभी सरकार भी इन क्षेत्रों में घर बनाकर लोगों को देती है। मान लीजिए कि अगर कोई हमारे जैसे यहाँ पे अभी एम्स हॉस्पिटल खुल गया, तो पहले आप देखते होंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेत खाली था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही हॉस्पिटल का निर्माण होने लगा, एम्स बना, तो वहाँ पे सरकार के तरफ से ही कॉलोनी बसाया जाने लगा। जैसे डॉक्टर्स कॉलोनी हुआ, जैसे उसमें कि डॉक्टर सब रह सके, और नर्सों की कॉलोनी हो गई, या फिर वहाँ पे जो लोग और गेट कीपर हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए भी क्वार्टर की व्यवस्था सरकार ने की है। तो ऐसे जगह पे सरकार ही लोगों को घर बनाकर भी देती है। अब हम आगे देखें, कुछ सवाल है कि घर बनाने के बारे में सुखदा और इकबाल काका की बातों से आपको क्या क्या जानने को मिला। कोई 5 बातें लिखिए। तो अभी तक जितना चर्चा हुई आपस में सभी के, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि हम घर के बारे में जान रहे हैं। तो घर के बारे में आप कौन कौन सी जानकारी आपको मिली, इस संबंध में आपको 5 बातें इसमें लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं कि घर हमें तेज धूप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि घर हमें तेज धूप, बरसात और ठंड से बचाते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं जंगली जानवर और चोर बदमाश से घर हमें बचाते हैं। तीसरा में आप लिख सकते हैं कि घर हमें निजता का अनुभव प्रदान करते हैं। चौथा आप लिख सकते हैं कि घर हमें पढ़ना, लिखना, खाना, सोना आदि कार्य करने को संपादित करने में आराम प्रदान करता है। और 5वां आप लिख सकते हैं कि घर हमें पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों से निपटने में सहायक होता है। और अगर आप इसमें से छोड़कर एक और ज़्यादा लिखना चाहते हैं या कोई कम करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि कुछ घर एक मंजिला होता है और कुछ बहुमंजिला होता है। तो इस तरह से आप 5-6 आप कोई भी 5 इसमें से आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसी में एक और सवाल दिया हुआ है कि कॉलोनी क्या होती है। यहाँ पे है ना, कॉलोनी क्या होती है। तो अभी तक तो आप कुछ समझ गए होंगे कि कॉलोनी क्या होती है। तो कॉलोनी के बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉलोनी वैसा स्थल जहाँ कुछ एक मंजिले और तथा कुछ बहुमंजिले इमारत बने होते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क, वहाँ बाज़ार, सड़क की व्यवस्था, बिजली, पानी, ये सभी की व्यवस्था होती है। और जो क्वार्टर बने होते हैं वो सभी एक ही रंग से रंगे होते हैं। तो ऐसे जगह को हम लोग कॉलोनी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सुखदा ने कॉलोनी की बात जब कक्षा में अपने दोस्तों से की, तो अली हसन ने बताया कि उसने भी गांव के एक छोर पर कॉलोनियाँ बनने की बात अखबारों में पढ़ी हैं। तो सुखदा का एक दोस्त है जिसका नाम है अली हसन।
वो भी बताता है कि हाँ उसने भी अखबारों में पढ़ी है कि गांव का जो एक छोर है पूरब दिशा में, तो वहाँ कॉलोनी बनने वाला है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि उसने यह भी बताया, किसने, अली हसन ने, उसने यह भी बताया कि सरकार वहाँ एक कृषि विश्वविद्यालय खोल रही है, इसी कारण वहाँ यह कॉलोनी बनाई जा रही है। उसमें वहाँ काम करने वाले लोगों के परिवार रहेंगे। तो वो और क्या बताता है और क्या बता रहा है कि कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, सरकार खोल रही है वहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय खुलेगा तो यहाँ पे आसपास में रहने के लिए लोगों के लिए कॉलोनी बनाई जाएंगी, और वहाँ पे जो लोग कृषि विश्वविद्यालय में काम करेंगे उनके परिवार के लोग रहेंगे। तो गीता ने कहा, यहाँ पे हम लोग देखते, गीता ने कहा ठीक ही तो है, हमें खेलने कूदने के लिए नए दोस्त भी मिल जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने गांव को ही क्यों चुना। अब गीता है बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि अच्छा तो अब हमारे जो और वहाँ पे जो लोग बसेंगे, परिवार जो लोग आएंगे, तो उनके बच्चे भी साथ में होंगे, तो उनके साथ हम लोग खेले कूदेंगे, तो हमें नए नए दोस्त भी मिल जाएंगे। लेकिन उसके मन में ये सवाल आता है कि आखिर इन्होंने अपने गांव को ही क्यों चुना, मतलब कॉलोनी बनाने के लिए, हमारे ये कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए हमारे गांव को ही क्यों चुना गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। यह सब सुनकर शिक्षक बोले, हमारे गांव की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। जिस जगह कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वह सरकारी ज़मीन बहुत समय से खाली पड़ी है, अतः उसका उपयोग भी हो जाएगा और वे लोग वहां कृषि संबंधित कई सारे प्रयोग भी कर पाएंगे। शायद यही कारण रहा होगा हमारे गांव को चुनने का। तो शिक्षक हैं, शिक्षक तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, तो जो गीता के मन में जो सवाल आता है उसको समाधान करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे गांव की जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ है और बहुत समय से वो खाली पड़ा हुआ है, और ये वह जो है क्या है, सरकारी ज़मीन है, और वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय इसलिए खोला जा सक रहा होगा कि यहाँ की ज़मीन उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे जब कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा तो कृषि से संबंधित वहाँ पे प्रयोग किए जाएंगे, जैसे कि कोई अनाज को लगाया जाएगा, पेड़ पौधा को लगाया जाएगा, और उसके किस तरह से विकास हो रहा है इसकी वो वहाँ पे देखभाल की जाएगी, निगरानी की जाएगी, और उसके बारे में बच्चे पढ़ेंगे। तो इसीलिए शायद इनके गांव को चुना गया होगा। तब गीता ने पूछा, क्या शहर में उपजाऊ ज़मीन नहीं है। तो सवाल उसके दिमाग में फिर से आता है गीता के कि क्या हमारे गांव में ही ज़मीन सिर्फ उपजाऊ है, शहर में उपजाऊ ज़मीन नहीं है। तो शिक्षक बताते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग रोजी रोजगार की तलाश में अपने गांव, कस्बों, मोहल्लों से बड़े शहरों की ओर जाने लगे हैं। शहरों में आवास की आवश्यकताएं बढ़ने लगी हैं, शहरों में ज़मीन महंगी हो गई है। तो वो क्या बताते हैं कि शहर की तरफ सब लोग क्या करते हैं, शहर की तरफ सभी लोग गांव से बहुत सारे लोग वहाँ जाने लगे हैं, वहाँ पे बसने भी लगे हैं। तो वहाँ ज़मीन की कमी हो गई है, और ज़मीन की कमी होने की वजह से ज़मीन महंगी हो गई है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सवाल कि कृषि विश्वविद्यालय के लिए गांव को चुनने का कोई और कारण अपने दोस्तों से चर्चा कर लिखिए। अब यहाँ पे सवाल है, गीता कहती है ना कि हमारे गांव को ही क्यों चुना गया। तो शिक्षक बताते हैं कि शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, वहाँ पे ज़मीन की कमी है, इसलिए हमारे गांव में खेत जो है वो ज़मीन खाली पड़ा है, खाली पड़ा है, इसलिए कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे खोलने के लिए सरकार सोच रही होगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये सवाल दिया गया है कि कोई और कारण आपको अगर लगता है तो आप दोस्तों से चर्चा कर यहाँ पर लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिक से अधिक ज़मीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके लिए भवन, खेल का मैदान, कृषि कार्य करने के लिए ज़मीन, कृषि अनुसंधान करने के लिए कार्य करने के लिए ज़मीन, छात्रावास के लिए
ज़मीन तथा जो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो उनके लिए भी ज़मीन चाहिए, और विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक के लिए वहाँ पे आवास की व्यवस्था आवास की व्यवस्था करनी होगी। तो इसलिए अधिक से अधिक ज़मीन इन लोगों को चाहिए। और कृषि कार्य के लिए ग्रामीण परिवेश की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि खेती करना है तो शहर में खेत तो उतना होता नहीं है, तो वहाँ पे कैसे खेती होगी। तो वैसा परिवेश भी चाहिए, यहाँ वातावरण भी यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय के लिए वैसा वातावरण गांव में ही मिलेगा। तो इसीलिए गांव को चुना गया है, किस लिए, कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे दूसरा सवाल है कि गांव से लोग बड़े शहरों की ओर क्यों जाते हैं। तो आप सोचिए कि गांव से लोग बड़े शहरों की ओर क्यों जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे नौकरी करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। घर वहाँ पे जो मकान होते हैं उस वहाँ महिलाओं की मदद करने के लिए गांव की महिलाएं घरेलू काम करने के लिए जाती हैं, मजदूरी करने जाती हैं। और बहुत सारे लोग वहाँ पे कुछ सामान बेचने जाते हैं, जैसे दूध, दही, सब्जी, ये सब लेकर के लोग गांव से बड़े शहरों की ओर लोग जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि शहरों में ज़मीन महंगी क्यों हो गई है। यहाँ पे सवाल है कि शहरों में ज़मीन महंगी क्यों हो गई है। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि शहरों में बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोड बनाने के लिए ज़मीन, रेलवे लाइन बनाने के लिए ज़मीन, ये सब के लिए वहाँ पे ज़मीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग शहर में सुविधा होने के कारण लोग वहाँ पे बसने लगे हैं। इसलिए ज़मीन तो थोड़ा ही है और उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, और ख़रीदने वाले बहुत लोग होते हैं। इसलिए ज़मीन की कीमत महंगी हो जाती है, क्योंकि जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो वही उस ज़मीन को ले सकें। इसलिए शहर में ज़मीन महंगी हो गई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अली हसन ने पूछा, क्या कॉलोनियों में भी छप्पर, फूस व मिट्टी के घर बनेंगे। तो अली हसन जो है वो, उसके दिमाग में ये बात आती है कि अभी तक तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक मंजिला, बहुमंजिला ही इमारत बनेंगे, तो क्या वहाँ पे हमारे गांव के जैसा छप्पर, फूस और मिट्टी के भी घर बनेंगे। तो यहाँ पे शिक्षक बताते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षक क्या बताते हैं। शिक्षक ने बताया, कॉलोनियों में गांव की हवेलियों की तरह सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर आदि से बनी इमारतें होती हैं। सभी आवासों के लिए पानी, नाली, साफ सफाई की व्यवस्था अलग से होती है। कई कॉलोनियों में कम्युनिटी हॉल या सामुदायिक भवन होते हैं। इस हॉल में शादी, जन्मदिन व पार्टी आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। तो शिक्षक बताते हैं कि जैसे कॉलोनी में जो घर बनेगा, तो गांव की जो हवेली होती है, जैसे कि कोई कोई घर बड़ा रहता है गांव में भी हवेली, तो जैसे वो सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर से बने होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी कॉलोनी में भी ईंट, पत्थर मतलब पक्का मकान बनेगा। और यहाँ पे जो आवास बनेंगे तो वहाँ से घरेलू जो काम होगा तो वहाँ पानी का जो उपयोग होगा तो उनकी निकासी के लिए अच्छी नाली की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी, साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही छोटे छोटे घर होंगे, तो उन लोगों को जब शादी ब्याह करना हो या बर्थडे मनाना हो या जन्मदिन मनाना हो, तो छोटे छोटे घर में बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सामुदायिक भवन भी बनाए जाएंगे। और कम्युनिटी हॉल होते हैं, जहाँ पर कि कम्युनिटी हॉल या सामुदायिक भवन होंगे, जहाँ पर कि सभी लोगों की आपस में, जिनके घर में भी कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो, तो लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर के वहाँ पे कम्युनिटी हॉल में वो मना सकें। तो यहाँ पे हम लोग और आगे देखते हैं क्या है कि कॉलोनी में सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं। पड़ोसी अक्सर अन्य जिले या राज्य के होते हैं। सबकी जाति, धर्म अलग होते हैं, पर सामूहिक जीवन एक समान होता है। सब मिलकर होली, दिवाली, ईद आदि त्यौहार मनाते हैं। तो कॉलोनी में क्या होता है कि सीमित क्षेत्र होता है, जगह कम होता है, छोटा छोटा घर होता है,
और इसी छोटे से जगह में बहुत सारे परिवार रहते हैं। और ये भी संभव होता है कि पड़ोसी जो होते हैं, जो घर के बगल वाला जो क्वार्टर हुआ, उसमें क्या होंगे, अलग अलग ज़िले से लोग रहते हैं, ज़िले के रहेंगे, राज्य के रहेंगे, जिनकी भी उस जगह पे नौकरी हो गई, तो वहाँ पे या पढ़ने के लिए बच्चे जो आते हैं वो सब क्या होंगे, वो सब अलग अलग ज़िले के भी हो सकते हैं, राज्य के भी हो सकते हैं, और सभी की जाति भी अलग हो सकती है, धर्म भी अलग हो सकते हैं, लेकिन वो लोग क्या, उनका जीवन एक समान होता है, सामूहिक जीवन एक समान होता है। मतलब अगर शादी ब्याह हुई तो वहीं के लोग ना एक जगह इकट्ठा होकर के, और किसी के यहाँ का भी कोई भी कार्यक्रम होगा तो संपन्न करेंगे। तो इस तरह से उनका जो सामूहिक जीवन, जो सब मिलजुल के रहते हैं, वो एक समान होता है, भले ही वो अलग अलग ज़िले या राज्य से आते हों। सब मिलकर दिवाली, होली, ईद आदि जो त्यौहार है वो साथ मिलकर मनाते हैं। तो आगे यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र एवं शहर के आवास में क्या भिन्नताएं हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो आवास होते हैं, घर होते हैं, वो अधिकतर मिट्टी के होते हैं, कच्चे होते हैं, इसका होता है, फूस का होता है, बांस का होता है, खपरा का होता है। और शहर के मकान जो होते हैं वो अधिकतर पक्के होते हैं, एक मंजिला होते हैं, बहुमंजिले होते हैं, और वो बालू, कंक्रीट, ईंट और छड़ से बने होते हैं, और उन पे प्लास्टर होता है, उस पे रंग रोगन होता है। और जो घर के अंदर जो आवास, शहर के जो आवास हुए, उसके घर के अंदर काफ़ी सुविधाएं होती हैं, बिजली होती है, फ्रिज होता है, एसी होता है, कूलर होता है, पंखा होता है, ये सभी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आरामदायक चीज़ें होती हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के जो घर होते हैं वहाँ पे इन सभी चीज़ों की अधिकतर कमी होती है। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा भी सवाल है कि पाठ को पढ़कर आपको कॉलोनियों के बारे में क्या क्या जानने को मिला, कोई 5 बातें लिखिए। तो आप लोग को बहुत सारी बातें पता चली होंगी, तो उनके बारे में सिर्फ 5 ही बातें लिखने के लिए कहा गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि कॉलोनी में कुछ इमारतें एक मंजिला और कुछ बहुमंजिला होती हैं। कॉलोनी में बच्चों के लिए पार्क तथा स्कूल भी होते हैं। कॉलोनी में सड़क एवं नाले की व्यवस्था होती है। कॉलोनी में कॉलोनी में बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था होती है। कॉलोनी में सामुदायिक भवन होते हैं, और सभी का डिज़ाइन करीब करीब एक जैसा होता है, और रंग रोगन भी एक जैसा होता है, तो जिससे कि पता चल सके कि ये कॉलोनी है। आगे हम लोग देखेंगे कि कॉलोनियाँ बनने से गांव वालों के जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, सोच कर लिखिए। तो असर तो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सवाल है, तो यहाँ पे हम लोग इसका जवाब लिखेंगे यहाँ पे कि कॉलोनियाँ बनने से गांव वालों के जन जीवन पर क्या असर पड़ेगा, सोच कर लिखिए। तो अच्छे भी असर पड़ेंगे और बुरे भी असर पड़ेंगे। अच्छे असर इसलिए पड़ेंगे क्योंकि वहाँ के जो गांव वाले लोग होंगे, जब कॉलोनी के पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में आएंगे, तो वो साफ़ सफाई, शिक्षा की ज़रूरत, शिक्षा से लाभ, और भाषा का विकास, रहन सहन का स्तर, खाने पीने के बारे में, अलग अलग प्रांत के बारे में जानेंगे। तो ये सब उनके लिए एक विकास होगा गांव वालों के लिए। लेकिन उनके अंदर जब कॉलोनी के लोगों को देखेंगे तो थोड़ी सी हीन भावना भी आएगी कि ये लोग, इन लोग के यहाँ कितना हर चीज़ की सुविधा है, और हमारे यहाँ बहुत सारी असुविधाएं हैं। तो इसका असर वो लोग अपने विकास के लिए भी कर सकते हैं। अगर हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे तो उन्हें दुख होगा, और अगर इस चीज़ को समझेंगे कि हम सभी भी पढ़ लिख करके यहाँ के जो लोग कॉलोनी वाले लोग हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोग भी अपना जीवन को का स्तर को ऊंचा करें, तो इससे उन्हें फ़ायदा भी होगा। तो नुकसान और फ़ायदा मतलब दोनों तरह का असर इनके ऊपर होगा। अच्छा भी असर होगा और थोड़ा ख़राब भी असर होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये पाठ अब हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, परियोजना कार्य।
इसमें दिया गया है कि आप शहर के किसी कॉलोनी में जाकर उसे देखिए, गांव के घरों से तुलना कर एक चार्ट बनाइए, कॉलोनी के एक घर का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप गांव गांव से जाइए आप शहर में और कोई एक ऐसा कॉलोनी देख लीजिए जहाँ पर कि कॉलोनी बसा हो, वहाँ पे आप अपने घर के गांव के घर से तुलना कीजिए। जैसे कि ये आपका घर किस चीज़ से बना है, जैसे घास, ये जैसे फूस से, बांस से, खपरा से, मिट्टी से बना हुआ है। और शहर का घर जो है ईंट, कंक्रीट, बालू, छड़ से बना हुआ है। तो इस तरह का उसका अलग डिज़ाइन होगा और गांव के घर का अलग डिज़ाइन होगा। तो इस तरह से आप दो तरह का घर बना दे सकते हैं, एक गांव का घर और एक कॉलोनी का घर, और दोनों से आप तुलना कर सकते हैं। ये आप इसे आप प्रोजेक्ट कोई बड़े से चार्ट पेपर पे इसे बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक चित्र बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत चित्र है। इसके बारे में क्या दिया हुआ है अब हम लोग पढ़ते हैं। इस चित्र में क्या दिखाया गया है, अपनी कॉपी में लिखिए। इस तरह के चित्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो इस चित्र को हम बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो महिलाएं हैं और दोनों अपने सिर पे कुछ मटका जैसा रखी हुई हैं, जिसमें कि हो सकता है दूध हो, दही हो और मक्खन भी हो सकता है। और ये सब अपने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के रखी हुई हैं। एक दरवाज़ा है जो हल्का थोड़ा सा खुला हुआ है, दो खिड़कियां भी हैं जो थोड़ी थोड़ी खुली हुई हैं, और दो कलश भी रखे हुए हैं। शुभ का प्रतीक है ये। और बहुत ही कलात्मक ढंग से इस घर को सजाया गया है। तो ये एक मधुबनी पेंटिंग है जो कि हमारे बिहार का ये एक पहचान है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं। और इस तरह का चित्र आपको बहुत सारे कागज़ पे, किताब में, कपड़े पे इस तरह का डिज़ाइन बना रहता है। इसे आप इकट्ठा करके आप इसे रख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये पार्ट तो करीब करीब कंप्लीट हो गया। और इसका बीच बीच का जो सवाल जवाब था उसे भी हमने हल करने की कोशिश की है। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं पे भी दिक्कत हो पढ़ने में तो फिर इसे रिपीट करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फिर हम लोग अगले पाठ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।